हेलो हेलो हेलो। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो कैसे हो आप लोग? आप बताइएगा कमेंट्स में कि कैसे हैं आप लोग। तो आज का चैप्टर हम लोग का होगा इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम शुरू करेंगे इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होते हैं उसके बारे में समझेंगे, उसका लिमिटेशन, उसका इम्पोर्टेंस। फिर हम समझेंगे कि मैनेजमेंट जैसे साइंस आर्ट्स कॉमर्स होते थे, वैसे ही ये इकोनॉमिक्स भी साइंस आर्ट्स परफॉर्मेंस होते हैं। तो इसके बारे में समझेंगे ये कैसे काम करते हैं, और इसके बाद हम लास्ट कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे किस किस थ्रू। तो किस किस ने हमें डेफिनेशन दिया उसके बारे में। तो बिना समय बर्बाद किए हम करेंगे इसे शुरू। तो पहले देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। एक बात बताओ हमें, इकोनॉमिक्स होता क्या है? इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो देखो, अगर तुमने बाजार गए होंगे या फिर अगर तुमने बाहर जाकर कुछ सामान खरीदी होंगी, तो उसके वजह से तुम्हारे पैसे खर्च होते हैं। और जो सामान की प्राइस है वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है। मार्केट में अगर तंगी आ गई तो हमारे गुड्स की प्राइस बढ़ जाएगी। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया तो हमारे गुड्स की प्राइस घट जाएगी। तो उस गुड्स की प्राइस बढ़ी या फिर घटी, इसके बेस पर, और तुम जो पैसा जिस गुड्स पे खर्च कर रहे हो उसके बेस पर हम इसे इकोनॉमिक्स बोलते हैं। यानी कि हम इसे बोल सकते हैं कि हम जो अपने सेटिस्फैक्शन, हमारे एक बात याद रखना, हमारे जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड से, हमारी जो इच्छाएं हैं वो हमारे अनलिमिटेड से, उसे कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है। मान लो तुमने एक फ़ोन खरीदा, 10th के बाद तुमने एक फ़ोन खरीदा, लेकिन जिस दिन तुम कमाने लग जाओगे उस दिन तुम सोचोगे कि इस फ़ोन के बाद हम दूसरा फ़ोन खरीदेंगे, इससे महंगा खरीदेंगे। अगर वो भी हो गया तो हम सोचेंगे कि एक लैपटॉप खरीद लें, वो भी हो गया तो हम सोचेंगे कि पीसी खरीद लें। यानी कि हमारा एक वांट्स होता है, अगर वो हमारा पूरा हो गया तो हम दूसरे की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। और रिसोर्स हमारे लिमिटेड हैं। रिसोर्स यानी कि जो हमारे प्राकृतिक द्वारा मिली है, जो हम बना सकते हैं, जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे बोलते हैं रिसोर्स। है या ना? हाँ, देखो कैसे रिसोर्स तुम समझ सकते हो, पेट्रोल, डीजल एंड बहुत सारी चीजें, वो लिमिटेड है। पेट्रोल हमारे लिए लिमिटेड है या नहीं? हाँ बिल्कुल है, पेट्रोल हमारे लिए लिमिटेड है। कैसे? पेट्रोल को बनने में हजारों सालों तक टाइम निकालना पड़ता है, हजारों सालों तक वेट करना पड़ता है। तो अभी हमारे पास जितनी भी पेट्रोल है उसको हम बहुत लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट टाइम तक। लेकिन अगर हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्स रहती तो हम उसे अनलिमिटेड टाइम तक यूज कर सकते थे, लेकिन है नहीं ऐसा। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है। तो अनलिमिटेड का मतलब होता है कि अनंत समय तक हम इसे यूज कर सकते हैं, और लिमिटेड का मतलब होता है कि एक सर्टेन टाइम लग जाता है। जैसे कि तुम समझो, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में एक टाइमिंग लगा रहता है, 24 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट। तो ये जो टाइमिंग है ये हमारे लिमिट सेट करती है कि तुम्हारे इतने ही मिनट तक का वीडियो इसमें है। अगर तुम्हारा इसमें लिमिट लग जाए लाइव का, तो लाइव में कोई चीजें नहीं है कि लिमिट कब तक होगी, जब तक सेशन उसका मन चलेगा वो तब तक चलाएगा। यानी कि ये अनलिमिटेड, तुम्हें पता नहीं है, ये लिमिटेड नहीं होगा, ये अनलिमिटेड होगा। तो तुमने एग्जांपल से समझा लिमिटेड और अनलिमिटेड किसे कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि हमारे जो वांट्स होते हैं वो तो अनलिमिटेड होती है। तो ये जो अनलिमिटेड वांट्स है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए ये जो रिसोर्स है इसको किस तरह से यूज करें जिससे हमारे ये जो वांट्स है इससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, इसी को हम बोलेंगे, इसी के स्टडी को हम बोलेंगे इकोनॉमिक्स।
समझो कैसे, चलो देखते हैं। रिसोर्स हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं? पेट्रोल, डीजल, मेटल, गोल्ड, डायमंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसके जो वॉन्ट्स है, मान लो ज्वेलरी बनाना है तो ज्वेलरी के लिए डायमंड होगा, गोल्ड होगा, लेकिन इसमें भी लिमिट है कि इसका खर्च ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। तो इसमें लिमिट हम क्या लगाएंगे और हम इसमें क्या बेस्ट चूज करेंगे ताकि हमारा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके लिमिटेड मनी पर भी या फिर लिमिटेड रिसोर्स पर भी। तो हमारे वांट्स क्या है? हमें ज्वेलरी बनानी है, यानी हमें कुछ पहनने हैं, नेकलेस पहननी है या फिर कुछ और चीज़ें पहननी है। तो वो हमारे वांट्स हैं, अनलिमिटेड वांट्स याद रखना। लेकिन रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है, गोल्ड लिमिटेड है, डायमंड लिमिटेड है। एक बात बताओ, क्या तुम इस दुनिया में अकेले हो? हाँ या ना? क्या तुम इस दुनिया में अकेले हो? नहीं, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। तुम अगर इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में बात करो तो इंडिया में पॉपुलेशन टोटल 145 करोड़ प्लस जाने वाली है। तुम सोच ही सकते हो, अगर हर व्यक्ति के पास ये वांट्स रहे कि हम सिर्फ गोल्ड और ज्वेलरी पहनेंगे, कि गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी पहनेंगे, तो इसकी खर्चा कितना होगा? मान लो इंडिया में कम से कम एक साल में 3 टन गोल्ड और डायमंड निकलता है। तो क्या इस 3 टन से इस हजारों 125 या फिर 145 ना 145 करोड़ लोगों को मेंटेन किया जा सकता है? हाँ या नहीं? मेंटेन किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है। हमारे पास 3 टन ही डायमंड और गोल्ड है, तो उसको इसके हिसाब से मैनेज करवाना ही हमारा इकोनॉमी कहलाता है। ठीक है, मैनेज कैसे होगा? तो हम बोल देंगे कि 145 करोड़ लोग हैं, तो इसके पास तो अनलिमिटेड वांट्स है, तो इसके पास पैसा भी होगा, तो ये जो रिसोर्स इसके पास आएगा। अब गवर्नमेंट इस पर टैक्स लगाएगी, गवर्नमेंट इसकी प्राइस हाई कर देगी, गवर्नमेंट इस पर ऐसे कुछ चीजें लगा देंगे जिससे इसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाए, ताकि ये जो व्यक्ति है खरीद ही ना सके। तो अगर इसकी प्राइस हाई हो जाएगी तो इसकी एक सर्टेन लिमिट हो जाएगी, मतलब कि अब तुम और 3 करोड़ लाओगे तो ही तुम गोल्ड को या फिर डायमंड को खरीद सकते हो। तो एक लिमिट सेट कर, जैसे 125 में से मात्र 45 लोग ही बचेंगे इस डायमंड और गोल्ड को खरीदने के लिए, तो ये इसको दे सकता है। तो हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स के स्टडी में जो हमारे अनलिमिटेड वांट्स है और जो हमारे लिमिटेड सोर्स है, उसमें से ऐसे बेस्ट चीजों को चूज करना जिससे हमारे सेटिस्फैक्शन लेवल को मैक्सिमम लेवल तक लेकर जाया जा सके, उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक्स। इतना तुम्हें समझ में आया? है ना? है ना? बड़े बोलो, तुम्हें समझ में आया? मान लेते हैं हम कि तुम्हें समझ में आया। एक बात आओ, इसका डेफिनेशन तो कोई ना कोई दिया होगा, तो इसका डेफिनेशन किसने दिया, इसके बारे में समझते हैं। अच्छा, तुम्हें अगर पता हो तो बता सकते हो कि इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? हाँ, बता ही सकते हो, तो हम बोल सकते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। किसे बोलेंगे? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का नाम है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ ही बोलते हैं, क्योंकि पहला डेफिनेशन एडम स्मिथ ही ने दिया था। उसने क्या डेफिनेशन दिया था तो समझते हैं। तो पहला डेफिनेशन आएगा एडम स्मिथ का, क्या? वेल्थ डेफिनेशन। एक बात बताओ, वेल्थ का मतलब क्या है? वेल्थ मतलब क्या होता है? पैसा। डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। तो क्या हम इसको बोल रहे हैं कि पैसे की परिभाषा बताती है? पैसा का परिभाषा बताती है। चलो देखते हैं कैसे। मान लो ये तुम हो, ठीक है, तुम्हारे पास बहुत सारे सामान हैं। यहाँ हो गए एसी, फ्रिज, तुम्हारे पास फोन है, तुम्हारे पास लैपटॉप है, तुम्हारे पास जमीन है, तुम्हारे पास घर है, तुम्हारे पास कार है। तो ये जो जितने सामान
लैपटॉप, फ्रिज, हाउस, मोबाइल, कार्स, एसी, लैंड, ये सारी चीजों को क्या तुम मनी में मेजर कर सकते हो, पैसे में मेजर कर सकते हो? अगर हाँ तो ये वेल्थ डेफिनेशन होगा, अगर नहीं तो ये कुछ और हो सकता है। ठीक है, तुम समझते रहो, सिर्फ दिमाग पे लोड लेने का नहीं है। लैंड लैंड, लैपटॉप, फ्रिज, हाउस, मोबाइल, कार, एसी, इन सबको तुम पैसे से खरीदे भी हो और पैसे में से तुम बेच भी सकते हो। तो हम बोल सकते हैं वेल्थ डेफिनेशन में कि ऐसे गुड्स या फिर ऐसे सर्विसेज जिसे हम मनी में कंसीडर कर सके, पैसे में बांट सके, पैसे में काउंट कर सके, उसे हम बोलेंगे वेल्थ डेफिनेशन। और इस किसके द्वारा दिया गया था? तो एडम स्मिथ के द्वारा ये बोला गया था, याद आएगा। फिर आया प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर मार्शल कौन थे? तो प्रोफेसर मार्शल एडम स्मिथ के इस अप्रोच को नकारने वाले व्यक्ति थे, यानी कि एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दिया, इस डेफिनेशन को गलत ठहराने वाले प्रोफेसर मार्शल थे। तो प्रोफेसर मार्शल ने क्या बोला होगा, बता सकते हो? इसी एग्जांपल प्रोफेसर मार्शल ने क्या बोला होगा? प्रोफेसर मार्शल, इसका कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? वेलफेयर डेफिनेशन। वेलफेयर डेफिनेशन, यहाँ वेल्थ है, वेलफेयर लिखते हैं। तुमने इस पैसे को काउंट तो कर लिया, माना पैसा है, तुमने इस पैसे को काउंट कर दिया, लेकिन क्या तुम हमें एक बात बता सकते हो कि तुम इसको 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 पैसे में खरीद सकते हो? माना तुमने पैसे में खरीद सकते, लेकिन क्या तुम डॉक्टर, सीए, आईएएस या फिर लॉयर, यानी कि जो प्रोफेशनल लेवल के स्किल्स व्यक्ति होते हैं, क्या तुम उसको खरीद सकते हो? बोलो बोलो। पैसे तुम इस पर, लेकिन तुम स्किल्स को खरीद नहीं सकते, तुम उसको अपने अपने आप में डेवलप करते हो। डॉक्टर बनने के पैसे लगते हैं, बट जो डॉक्टर की नॉलेज होती है वो अपने आप की वेल्थ होती है। तो हम बोल सकते हैं कि तो हम पैसे में कंसिडर नहीं करेंगे तो ये है क्या? तो एक बात बताओ, क्या समाज को डॉक्टर की जरूरत नहीं है? क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सीए की जरूरत नहीं है? क्या आईएएस को पुलिस की, सॉरी, क्या गवर्नमेंट को पुलिस की जरूरत नहीं है? या फिर कोर्ट को लॉयर की जरूरत नहीं है? सबकी जरूरत है। तो हम बोल सकते हैं वेलफेयर डेफिनेशन में कि रिक्वायरमेंट भी होनी जरूरी होती है सारे के सारे सिचुएशन में। इसमें कौन कौन सिचुएशन है? हॉस्पिटल को डॉक्टर चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, गवर्नमेंट को आईएएस चाहिए और कोर्ट को लॉयर चाहिए। तो इसको हम पैसे में कंसीडर नहीं कर सकते, लेकिन इस जो ये तो हम लैंड्स, लैपटॉप, फ्रिज ये सब रखे हैं, ये सारे को हम पैसे में कंसीडर कर सकते हैं। जो कंसीडर करेंगे वो क्या बोलता है, वेल्थ। हाँ, वेल्थ डेफिनेशन होगा। और जो डॉक्टर को कंसीडर, ये प्रोफेशनल स्किल्स को कंसीडर करता है, उसे वेलफेयर डेफिनेशन कहते हैं। इतना तुमने समझा? बताते हैं था इस प्रोफेसर मार्शल कोई ने हटा दिया और इसको गलत साबित कर दिया। वो कौन व्यक्ति था? तो वो थे, बता सकते हो? रॉबिन। रॉबिन ऐसे बोल सकते हो, रॉबिन फेडरल वेल्सन रॉबिन होता है, लेकिन रॉबिन बोलोगे तो अच्छी सी याद हो जाएगी। रॉबिन थे। तो क्या तुम्हें हम ये बता सकते हैं कि रॉबिन कौन हो सकता है? अगर हम अभी नहीं बताना चाहें तो तुम बताओ कि रॉबिन है कौन। अगर तुम इसका थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट तो तुम्हें ये मालूम होगा कि रॉबिन है कौन, क्योंकि ये शुरुआत का चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर है। चलो, रॉबिन रॉबिन इस मार्शल के ये जो अप्रोच है इसको नकारने वाली ये रॉबिन ही थे। इस रॉबिन का क्या अप्रोच था फिर? तो मतलब ये इसने भी कुछ ना कुछ तो डेफिनेशन दिया होगा। तो इसने क्या डेफिनेशन दिया, इसको देखते हैं। चलो मान लो कि डॉक्टर है, सीए है, आईएएस है, लॉयर है, ये सारे को हम पैसे में कंसीडर कर सकते हैं, ये वेल्थ डेफिनेशन के लिए आ सकता है। लेकिन हमारे पास रिसोर्स तो एडवांस अनलिमिटेड है, तो कैसे काम चलेगा? मान लो डॉक्टर की पढ़ाई के लिए हमारे पास 1000 रुपए है,
लेकिन जो पढ़ाने वाले व्यक्ति है वो एक है। समझते रहो, देखते बताते कैसे। मान लो डॉक्टर बनने वाले लोग भी जानते हैं, एक इंस्टीट्यूशन में, एक यूनिवर्सिटी में 20,000 लोग पढ़ सकते हैं। एज्यूम करो 2,000 लोग हैं और प्रोफेसर मान लो मात्र 2 हैं, तो क्या पैदा हुई है? हमको बोलो, क्या स्कार्सिटी पैदा होगी या नहीं होगी? जरूर होगी। क्यों होगी? तो देखो, अगर यूनिवर्सिटी में मात्र 2 ही लोग पढ़ाने वाले हैं जो अच्छे से पढ़ाते हैं, तो ये 20,000 लोगों में से कितने लोगों की ये 2 व्यक्ति समझा सकते हैं? मान लो 2 सिटिंग भी काम करे, 5 सिटिंग काम करे, तो ये 20,000 लोगों को नहीं समझा सकते। एक रूम में मात्र 2,000 मैक्सिमम अमाउंट बच्चे बैठ सकते हैं, उससे ऊपर नहीं बैठ सकते हैं, ये रखना। तो अगर 5 घंटे का क्लास 5 आवर्स में लेते हैं तो फिर ये होगा, यानी कि यहाँ पे स्कार्सिटी पैदा हो रही है, जरूरतें पैदा हो रही है किसी चीज की, तो स्कार्सिटी भी जरूरी पैदा हो रही है, तो इसको भी होना जरूरी है। तो मार्स रॉबिन ने बोला कि स्कार्सिटी भी तो हो रहा है ना किसी भी चीज को बनने के लिए। मान लो लैपटॉप बनने की प्रक्रिया होती है, अगर वो खत्म ही हो जाए तो कभी नहीं मिलेगा। तो लैपटॉप बनाने की प्रक्रिया रिसोर्स लिमिटेड है, लेकिन हमसे वो अनलिमिटेड चाहने वाले, अनलिमिटेड देखने वाले, अनलिमिटेड। तो हम बोल सकते हैं ना, रॉबिन बोला है कि मैंने वांट्स तो अनलिमिटेड है, लेकिन हमारे जो रिसोर्स लिमिटेड है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो वांट्स अनलिमिटेड और हमारे जो रिसोर्स वो भी लिमिटेड है? नहीं, हमारे वांट्स लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, सॉरी, हमारे वांट्स अनलिमिटेड है और हमारे जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। इसने बोला रॉबिन को, यानी रॉबिन ने बोला मार्शल को कि ये तुम्हारा ये जो अप्रोच है वो गलत है, तुम्हारा अप्रोच ये रहेगा कि वांट्स और रिसोर्स में भी स्कार्सिटी पैदा होती है। बताइए स्कार्सिटी क्या होता है, तुमने समझिए। अब समझते हैं कि इसको कौन नकारने वाले थे। इसको भी नकारने वाले कोई व्यक्ति थे। अगर मैं बताऊं तो इसको नकारने कौन वाले व्यक्ति थे? तो पर्सनल, यानी कि क्या, पर्सनल। इसका क्या था कॉन्सेप्ट? ग्रोथ कॉन्सेप्ट। लेकिन एक बात बताओ, ग्रोथ कॉन्सेप्ट का मतलब तुम क्या समझोगे? ग्रोथ, बढ़ोतरी, या सीधी सी बात है कि हायर लेवल तक जाना। रॉबिन को आइडिया दिया था, जो रॉबिन ने डेफिनेशन दिया था उसको इसे कर दिया, पेट्रोस ने नकार दिया। बोला कि अगर स्कार्सिटी होगी, अगर वांट्स लिमिटेड होगी, अगर हमारे पास वांट्स अनलिमिटेड है और उसका रिसोर्स जो लिमिटेड है, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा ग्रोथ होगा ही नहीं? हो सकता है। अगर मानो रॉबिन ने ये एग्जांपल दिया है कि हमारा वांट्स अनलिमिटेड है, हमारा रिसोर्स लिमिटेड है, तो हमारा ग्रोथ कैसे होगा? क्योंकि उसको तो हम देख देख कर, हम चुन चुन कर, हम इसको चॉइस करते हैं, तब जाकर अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेंगे। तो इसमें हमने बोला, इसने बोला, पेट्रोस ने बोला कि नहीं, ग्रोथ भी जरूरी है। अभी जो चल रही है वो ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोसेस चल रही है, याद रखना। तो ग्रोथ क्या होता है तो समझते हैं। ग्रोथ मतलब कि जो रॉबिन ने दिया वांट्स अनलिमिटेड और रिसोर्स लिमिटेड, तो ये नहीं, इसने बोला कि हमें कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, हमें कुछ ऐसे चीजें लानी पड़ेगी जिससे हम अपने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को बढ़ा सके। मान लो पेट्रोल है, पेट्रोल से हमने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को बढ़ाया है, याद रखना कैसे। पेट्रोल से हम सीएनजी बनाया, सीएनजी से वाटर H2O गाड़ी बनाया, फिर ईवी बना दिया। तो ये जो है हाइब्रिड हो गया, अपने आप में इसका सब्स्टिट्यूट निकल गया। ऐसा टेक्नोलॉजी लाओ जिसका सब्स्टिट्यूट निकल जाए, जिससे हम अपना सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ा सकें। होगा कि नहीं? और इससे हमारा इकोनॉमिक का ग्रोथ भी होगा, याद रखना, हमारे इकोनॉमिक का भी ग्रोथ होगा। तो तुमने इंट्रोडक्शन पहले आया था एडम स्मिथ, फिर आया मार्शल, फिर आया रॉबिन, फिर आया पेट्रोसन। चलो ठीक, समझ गए। लेकिन भैया एक बात बताओ कि स्कार्सिटी क्या होता है? आपने बोला स्कार्सिटी, 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 स्कार्सिटी। तो ये स्कार्सिटी है क्या आखिर में? ज्यादा कुछ नहीं है। तुम्हें क्या लगता है स्कार्सिटी क्या हो सकता है? बताओ, तुम समझो। SCARCITY, स्कार्सिटी।
निकलने की बातें आ रही हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि इसमें से कुछ मीनिंग निकल रही है। स्कार सिटी, स्कार सिटी, स्कार सिटी, यानी कि इसमें कुछ लिमिटेशन की बात हो रही है, लिमिटेशन की बात हो रही है। तो उस लिमिटेशन क्या है ये? तो रिसोर्स, यानी कि हमारे जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है और उसी को हम बोलते हैं स्कार्सिटी। एग्जाम्पल के लिए मानते हैं एक्स कोई व्यक्ति है, इसके पास 100 रुपए है, ठीक है, लेकिन ये जब मार्केट में जाता है तो इससे 3 चीजें याद आती है कि हमें 3 चीजें खरीदनी है। क्या क्या खरीदनी है? पहला बुक, दूसरा खाना खानी है, और तीसरा हमें सब्जी खरीदनी है, या फिर मानते हैं कि मूवी देखनी है। और इन तीनों का प्राइस 100 रुपए है। अब बताओ एक्स क्या डिसाइड करेगा? हमारे पास रिसोर्स लिमिट पे है, लेकिन जो हमारे वांट्स है, इसका वांट्स ये तीनों को है, लेकिन इसके पास तो रिसोर्स कमी है ना। तो अब ये किस चीज को चूज करेगा ताकि इसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन निकल सके? इसी को हम बोलेंगे स्कार्सिटी। मान अगर इसने बुक्स खरीदा, इसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, या फिर फूड खरीदा तो मैक्सिमम, या फिर मूवी खरीदा। अगर हम होते तो हम बुक्स को खरीदते तो हमारा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता। फूड तो हम घर में भी खा लेते, मूवी भी देख लेते, यानी कि बुक्स हमारा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तक लेकर जाती है। स्कार्सिटी का मतलब समझना? स्कार्सिटी मतलब कि जो हमारा फंड्स है वो अनलिमिटेड है, बट जो हमारा रिसोर्स है वो तो लिमिटेड है। हमारा रिसोर्स लिमिटेड है लेकिन हमारा वांट्स अनलिमिटेड है, तो उसमें से जो चूज करेंगे वही हमारे कहलाएगा स्कार्सिटी। तो भैया चूजिंग कैसे करती है? चूजिंग का भी तो कुछ होगा। हाँ चूजिंग का भी वर्ड है, चलिए समझते हैं। चॉइस, चॉइस का मतलब चुनना। हर स्कार्सिटी, स्कार्सिटी में देखा कि हमारे पास एक गुड्स है, मान लो हमारे पास 100 रुपए है, और इसमें हमें बुक, फिर पेन, और हमें एक मूवी देखनी है, और सबका प्राइस 100 रुपए ही है। अब इसमें से ये व्यक्ति क्या करेगा जिससे इसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले? तो ये अगर मानो बुक चूज किया, इसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेकिन ये पेन चूज नहीं किया और मूवी चूज नहीं किया, ये तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में देखेंगे, धैर्य रखो, धैर्य रखो। पहले बताओ, ये जो बुक खरीदा है तो ये तो चॉइस है किसका? एक्स का चॉइस है, ये अपना खुद का चॉइस है कि हम बुक खरीदेंगे जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और ये हमें कहता है चॉइस। और एक बात याद रखना, स्कार्सिटी और चॉइस दोनों अल्टरनेटिव है। अगर स्कार्सिटी होगा तो चॉइस होगा ही होगा। अगर इसके पास लिमिटेड रिसोर्स है तो हम किसी ना किसी चीज को तो चुनेंगे ही ना, और अगर चॉइस करेंगे तो हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड होगा ही होगा। याद रखने वाली बात है, एग्जाम में पूछी जाती है। चलो इतना तो समझ लिया। अब समझते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि इकोनॉमिक में जो एक्टिविटी हो रही है वो कैसे होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज दैट एक्टिविटी व्हिच रिलेटेड टू द यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब होता है एक जो हमारे पास है एनवायरनमेंट के द्वारा जो दिए गए हमारे रिसोर्सेज है उसे बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना, ये हमारा कहलाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे होगा पता है? क्या तुम चॉइस करते हो? आप करते हैं। हमारे वांट्स लिमिटेड, हमारे रिसोर्स लिमिटेड है, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है कि हम अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को किस गुड्स के साथ कंपेयर करें ताकि हमारा गुड्स जो है हो जाए, यानी कि हमारा जो गुड्स है सेटिस्फाई हो जाए, उसी को हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी बताओ, सोशलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक एंड सोशलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक एंड मिक्स। इसको समझना है कि कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स क्या होता है, लेकिन इससे पहले बताएं कि माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक क्या होता है। समझते हैं माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक क्या होता है। क्या है माइक्रो? एंड ये है, सॉरी, माइक्रो। तुम इसके वर्ड से देख रहे हो कि माइक्रो यानी कि इंडिविजुअल, और ए से यानी, या फिर तुम बोलो ए से होल, या फिर ऑल मार्केट।
ऑल मार्केट मान लेते हैं, एम से सही रहेगा, और आई से इंडिविजुअल। तो माइक्रो मतलब तो समझ रहे हैं, माइक्रोस्कोप पे छोटे से छोटे चीजों पर ये देखकर नजरिया निकालता है कि हमारे इकोनॉमिक में क्या काम चल रहा है। और मैक्रो यानी कि होल ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बड़े लेवल पर अपने ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को देखता है और उसमें पता करता है कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें काम कर रही है। चलो देखते हैं कैसे। मान लो ये इंडिया है, सॉरी इंडिया कैसे बनता है यार, इंडिया ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है मान लेते हैं। अरे छोड़ो यार, हमारा ड्राइंग बहुत खराब है। चलो मान लेते हैं कि इंडिया ऐसे बनता है। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे, मान लो कम से कम 20,000 ऑर्गेनाइजेशन है, 20,000 कंपनियां हैं, याद रखना कंपनी है। और इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है ये तो बताओ, और माइक्रो का मतलब क्या होता है। माइक्रो यानी कि इंडिविजुअल, इंडिविजुअल यानी कि एक पर्सन। तो इसमें हमारे पास 2,000 ऑर्गेनाइजेशन है। इस 2,000 ऑर्गेनाइजेशन में से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का, मान लो ए लिमिटेड कोई है, इसका सारा ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम्स को, मैनेजमेंट को, सारे के सारे पॉलिसीज को देखने के प्रक्रिया को ही हम इंडिविजुअल माइक्रो इकोनॉमिक, यानी कि हम बोल सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक में कि किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति या फिर किसी एक इंडिविजुअल मार्केट के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक। लेकिन माइक्रो क्या होता है भैया, तो माइक्रो में हम पूरे के पूरे भारत की जितनी ऑर्गेनाइजेशन उसकी स्टडी करते हैं। मान लो हम भारत में बहुत सारे पीपल, 125 करोड़ लोग हैं, तो उस 125 करोड़ कितनी इनकम पर व्यक्ति है उसको काउंट किया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, एम्प्लॉयमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना आना है, इसके बारे में पता है। टोटल टैक्स कितना आ रहा है, इस माइक्रो होल लेवल पर जाती है और माइक्रो हमारे इंडिविजुअल लेवल पर जाती है। इतना तुम्हें कंसीडर हो गया होगा क्योंकि तुम्हारा चार्टिंग मेरा बहुत खतरनाक वाला है। अगर तुम इसको से पास हो गए। चलो देखते हैं आगे क्या है। आगे तुम्हारा कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स इकोनॉमी क्या होता है। इस तीनों को पढ़ेंगे तो हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर में पॉइंट खत्म हो जाएगा। बोलते हैं कैपिटलिज्म क्या होता है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कैपिटलिज्म किसी एक कैप्सूल के बराबर होता है। मान लो, चलो देखते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन, यार फक, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ए लिमिटेड मानते हैं, हाँ चले लगा। ये ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने प्रोडक्शन हो रहे हैं, जितने कॉस्ट हो रहे हैं, वो सारे के सारे कॉस्ट प्रोडक्शन हमारे कैपिटलिस्टिक होगी क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है। और प्राइवेट कंपनी को कौन ओन करती है, तो प्राइवेट ओनर। तो बोल सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव ही प्राइवेट हो और मोटिव ही प्रॉफिट मेकिंग हो, उसको हम बोलेंगे कैपिटलिज्म, जिसमें पूरा का पूरा कंट्रोल ओनर का होगा। पूरा का पूरा पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन सब बनाएगा। जितने भी प्रॉफिट होंगे सब ओनर के पास जाएंगे, जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे सब ओनर के पैसे से होंगे। यानी कि जितने भी कैपिटल आते हैं ओनर के पास, वो तो सारे प्रॉफिट होती है ना, तो उस प्रॉफिट को हम ओनर को पैसा देते हैं। दरअसल हम देखते हैं, मान लो इसने गुड्स बनाया, तो इस गुड्स के प्राइस तो कुछ रखेगा ही, मान लो एक्सेट्रा रख दिया, तो अब ये जो पैसा इसके पास जाएगा और ये ओनर के पास सीधा चल जाएगा। यही होता है हमारा, कुछ नहीं है, समझने वाली बात यह है। लेकिन यह है सोशलिस्टिक। सोशलिस्टिक क्या होता है भैया, तो हम इसी के एग्जांपल से लेते हैं। मान लो ये भी कोई एक कंपनी है जिसका ओनर ज्यादातर गवर्नमेंट होती है, जैसे कि तुम्हारा बीएसएनएल, एक नंबर है भाई, एक नंबर, उसका तो कोई वजूद ही नहीं है। बीएसएनएल प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट का, तो उसकी सर्विसेज और उसकी जो गुड्स आएगी, लेकिन इसमें तुम्हारा प्राइस डिटरमाइन नहीं होगा। याद रखना, जो हम गुड्स दे रहे हैं उसका कोई प्राइस फिक्स नहीं होगा, हम उस प्राइस को कंसीडर ही नहीं करेंगे। यानी कि हम प्राइस लेंगे नहीं, तो हम सीधा
इसके जरिए, डोनेशन के जरिए हम इसको, तो मैंने पढ़ा था अकाउंटिंग चैप्टर में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या था? तो मेन मोटिव था पैसा नहीं लेना, सिर्फ सर्विस देना। तो इसमें वैसा ही काम हो रहा है कि सर्विस दिया जाता है, बस इतना याद रखो, सर्विस दिया जाता है। फिर एक और आता है मिक्स इकोनॉमिक। मिक्स इकोनॉमिक क्या होता है? ये भी एक कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का ओनरशिप होता है। तो ये प्रोडक्ट भी करेगी और ये तुम्हारे वेलफेयर भी करेंगे, ये गुड्स भी बनाएंगी और मजदूर, जो मजबूर होते हैं उसके लिए भी मदद करेगी। इस जो मजबूर होगी उसके पैसे नहीं लेगी, जो मजबूर होगी उसके पैसे लेगी। बस इतना याद रखो। 3 इकोनॉमिक होते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट। प्राइवेट होता है और गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का ओनरशिप होता है। 3 होते हैं, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स इकोनॉमिक। तुम्हें कोई इसके फीचर्स के बारे में पूछी जा सकती है, तो इसका याद रखना। फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं कि इसमें तुम्हारे प्रॉफिट मेकिंग होती है, ये प्रॉफिट मेकिंग होती है, ये तुम्हारे गुड्स और पूरा ओनरशिप तुम्हारे प्राइवेट कंपनी के ओनर के पास होती है। 2-3 बहुत होगा। और गुड्स प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। फिर गवर्नमेंट का मेन मोटिव होता है सर्विस देना। गवर्नमेंट का मेन मोटिव होता है सर्विस देना, और इस को ओन करने वाले व्यक्ति होंगे गवर्नमेंट। फिर तीसरा आता है मिक्स इकोनॉमिक। मिक्स इकोनॉमिक को ओन करने वाले होंगे ये गवर्नमेंट और ये प्राइवेट दोनों मिलकर इसे ओन करेगी। लेकिन अब ये जो ओन करेगी इसमें 4 फीचर आती है। इसमें एक होता है जो गवर्नमेंट करेगा वेलफेयर के लिए, प्राइवेट पैसे के लिए। सीधी सी बात है, तो इसको कंपेयर करोगे तो तुम्हारा आंसर इसमें निकल जाएगा, ठीक है। इतना तो समझे। लेकिन इकोनॉमिक और नेचर ऑफ इकोनॉमिक क्या होता है? नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, तुम्हें क्या लगता है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स का होता है? चलो बोलते हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स से। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, NATURE ऑफ इकोनॉमिक्स। में देखा था नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या? साइंस, आर्ट्स एंड परफॉर्मेंस। इसी को हम बोलते हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स किन किन नेचर पे बेस्ड है? जैसे इन्वायरमेंट नेचर होता है, तो नेचर क्या होगा? साइंस, आर्ट्स, एक होता है नॉर्मेटिव और एक होता है पॉजिटिव। याद रखना, नॉर्मेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव। साइंस आर्ट्स तुमने देख लिया, नॉर्मेटिव और पॉजिटिव देखना बाकी है। नॉर्मेटिव का मतलब होता है क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये बताता है नॉर्मेटिव। मान लो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कुछ कॉजेज एंड इफेक्ट है, इसमें जो कुछ सेल्स है वो नहीं बढ़ रही है, इसमें कुछ चीजें हैं वो नहीं बढ़ रही है, तो ये नॉर्मेटिव बोलेगा कि क्या नहीं बढ़ रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या काम करने बाकी है, कैसे करनी बाकी है। लेकिन पॉजिटिव हमें बताती है, इसको ऑर्गेनाइजेशन को ओपिनियन देती है, सजेशन देती है, कैसे कैसे करना है, क्यों करना है और किस लिए करना है और किस वजह से करना है। सीधी सी बात है, याद रखने वाली बात है। कैसे करना है, क्यों करनी है, किस लिए करना है और किसके वजह से करना है और कैसे प्रोड्यूस करेंगे उसके बारे में बताया। तो हमने फाइनली सारे के सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक्स से, मार्शल के बारे में, रॉबिन के बारे में, सैमलोन के बारे में समझा, और कैसे क्या होता है, चॉइस क्या होता है, इमरजेंसी ऑफ चॉइस क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, माइक्रो लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, सॉरी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, फिर कैपिटलिज्म मार्केट हो गया, सोशलिज्म मार्केट हो गया, मिक्स इकोनॉमिक हो गया, नेचर ऑफ इकोनॉमिक हो गया, इकोनॉमिक इज इन साइंस, इकोनॉमिक इज इन पॉजिटिव, इकोनॉमिक इज इन नॉर्मेटिव और इकोनॉमिक इज इन आर्ट्स। हाँ, एक चीज बात होगी कि इकोनॉमिक इज इन साइंस को कैसे पहचानेंगे, तो इसको पहचानने के लिए 4 चीजें याद रखनी, 3 चीजें याद रखनी होगी। पहला थ्योरेटिकल नॉलेज, दूसरा स्पेसिफिक प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस पे बेस्ड होनी चाहिए, और तीसरा तुम्हारे जो एप्लीकेबिलिटी होती है, तुम्हारे जो फार्मूलाज होंगे वो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए। कहता है इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट्स, इसमें तुम्हारे लिए पहला थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए जिसके लिए तुम काम करें,
दूसरा तुम्हारी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, और तीसरा तुम्हारे जो परफॉर्मेंस होते हैं, तुम्हारे जो स्किल्स होते हैं उसमें होनी चाहिए। देख रहा है ना, देख रहा है ना बावले। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट है। चैप्टर 1 यहाँ हुआ समाप्त, और कल देखेंगे हमारा कल का है इंग्लिश या फिर हिंदी को कोई भी चैप्टर होगा, तो उस चैप्टर का पहला चैप्टर हम ध्यान में रखते हुए आपसे शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, के लिए धन्यवाद।